हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको 10 तारीख यानी 10 जनवरी 2021 को जो पूछे गए थे उनके कुछ टाइप्स कराऊंगा, जिससे आप लोगों को एक सर्टेन आइडियाज लग सके, एक निश्चित आइडिया आपको आ सके कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं। जो 10 जनवरी 2021 को क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके बीच आज लेकर के आया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये है। क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर क्या है क्वेश्चन में कि अगर x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो कहता है कि x माइनस एक्स बराबर क्या हो, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, क्या होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर कहता है कि x का मान 2 माइनस रूट 3 है, तो कहता है कि माइनस 1/x क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जनरली परमयीकरण यानी रेशनलाइजेशन पर क्वेश्चन आता है। कहने के लिए हम आपको कह सकते हैं 1/x का मतलब होगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3 कैसे आता है। लेकिन अभी आप समझिए कि यहां पर आपसे पूछा गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी गई। x की वैल्यू तो आपको दी जा रही है, यहाँ पर 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3, और ये परमयीकरण से आता है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को करने के बाद इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 2 माइनस रूट 3, आपको यहाँ दिया गया माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए, और 1/x यानी कि इसकी वैल्यू क्या दी जा रही है 2 प्लस रूट 3, तो आप यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 रख दीजिए। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। 2 माइनस रूट 3 जब आप ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये -2 और ये -2 कैंसिल हो गया, ये -3 बराबर आपका -2 रूट 3 आ जाएगा। -2 रूट 3 आपके ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए, आंसर तो आपको निकल गया, लेकिन अभी भी आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में आ गया, उनके लिए तो ठीक है। जिनको ये नहीं समझ में आया कि 1/x बराबर 2 प्लस रूट 3 कैसे हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो -2 रूट 3 आएगा। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 1/x का मतलब क्या होता है। 1/x आपको यहाँ तो x की वैल्यू दी गई है, और 1/x का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 रखेंगे। अब इसी को परमयीकरण कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परमयीकरण समझ में नहीं आता है, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है ये समझिए। यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 कर देना। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ याद रखिएगा, जब भी आप किसी संख्या का परमयीकरण करें यानी रेशनलाइजेशन करें, तो जो डिजिट दिया रहे ना, जो संख्याएं दी रहे वो तो सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो बदलाव किस में होता है, बदलाव होता है साइन में। अब जैसे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको प्लस दिया रहता तो यहाँ पर आप माइनस माइनस करते, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब आप चलिए, ऊपर वाले को ऊपर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे से कर दीजिए। तो नीचे वाला आपको क्या दिखता है, नीचे वाला दिखता है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी पर टूटा हुआ। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ऊपर में 2 प्लस रूट 3 ही रहेगा। अब क्यों रहेगा उसकी वजह समझ लीजिए। अब ये तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या देगा, 3 देगा। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का अंतर तो एक ही आएगा, तो रह क्या जाएगा, ऊपर का 2 प्लस रूट 3 ही रहेगा। यही वजह थी जब हमने आपको क्वेश्चन कराया था, तो ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है। इसमें और इसको मेरा मकसद क्वेश्चन को लंबा करना नहीं था, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए। क्योंकि देखिए, रेलवे में टाइम कम होता है और आपके पास क्वेश्चंस काफी होते हैं, और आपको उस कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया कि 1/x का मतलब 2 प्लस रूट 3 क्यों हुआ, तो इसको ये आपने समझा होगा किस तरीके से किया गया। और हाँ, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी, याद रख लीजिए कि जब भी आप कोई संख्या इस तरह से दी रहे और उसका
फ्रैक्शन का यानी भिन्न के तरह से उसको रेशनलाइजेशन करने का यानी परमयीकरण करने, तो आपको याद रखना है कि इन दो संख्याओं का अंतर एक होना चाहिए, यानी उनके स्क्वायर का, उनके वर्ग का अंतर एक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, तभी आप उसको प्लस में ले जा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब था कि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 4 हुआ, ये 3 हुआ, इसका अंतर आप देख सकते हैं कि 1। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको इस तरीके से आपको लिखा रहे, तो यहाँ 2 माइनस रूट 3 था, तो हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि 2 प्लस रूट 3 हुआ इसका मान। तो क्यों हुआ? क्योंकि इसका अंतर 1 था, इसलिए। हाँ, यहाँ पर बस ये चीज का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है कि 2 माइनस रूट 3 की जगह 2 प्लस रूट 3 होता, तब आप क्या करते? यहाँ 1/x की जगह पर 2 माइनस रूट 3 देते। इस चीज का आपको बस ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच आ रहा है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहता है कि 8 आदमी यानी 8 पुरुष, 8 मेल और 12 फीमेल यानी 12 महिलाएं एक काम को 9 दिन में करती हैं। तो कहता है कि एक महिला की जो कार्य क्षमता है यानी उसकी एफिशिएंसी एक पुरुष की कार्य क्षमता से आधी है। तो कहता है कि कितने दिनों में 12 आदमी यानी 12 मेल उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता पढ़ाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि कहता है कि क्वेश्चन में आपको जैसा कि दिख रहा है कि 8 आदमी और 8 मतलब कि पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 9 दिन में करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लिख दीजिए 8 आदमी और यहाँ लिख दीजिए 12 महिलाएं। अब कहता है कि 12 महिलाएं, सॉरी 12 फीमेल, हाँ 12 फीमेल। अब कहता है कि इसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो आप इसको 9 से गुना कर दीजिए। 9 से क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सबको एक रूप में लाना होगा। या तो आप सारे को कन्वर्ट कर दीजिए मेल में, या तो सारे को कन्वर्ट कर दीजिए आप फीमेल में। यानी कि सब, मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप सबको पुरुष में या तो सबको महिला में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर क्वेश्चन है इसका 9 से क्यों किया, इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ 8 पुरुष थे और 12 महिला थी, तो ये अलग अलग दिखा रहा है। अगर हम ये मान लेते कि 8 महिला और 8 पुरुष और 12 महिला, अगर सबको एक रूप में लेते हैं तो वो सब मिलकर के इतने दिनों में करते, तो एक टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता है। कहने का मतलब ये है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। अब क्वेश्चन में जैसा कि आगे कहता है कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 पुरुष का मतलब हो जाएगा कि 12 मेल। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रहा था कि एक महिला जो है, एक महिला, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महिला की जो कार्य क्षमता है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मेल जो है, एक मेल 2 फीमेल के बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो फीमेल है उसकी जो कार्य क्षमता, इसकी एफिशिएंसी पुरुष के मुकाबले आधी है, पुरुष के मुकाबले आधी है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसकी कार्य क्षमता महिला की आधी होगी तो पुरुष की कार्य क्षमता महिला की 2 गुनी होगी। तो वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि एक मेल बराबर 2 फीमेल के होगा। तो अगर हम कहेंगे कि एक फीमेल किसके बराबर होगा, तो एक मेल की आधी होगी, ये होगा। अब हम यहाँ पर एफ के जगह पर हम, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिन, यानी 12 मेल कितने दिन, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबको। यहाँ तो 8 मेल था ही, अगर हम 12 फीमेल, यहाँ 12 एफ है ना, तो एफ की जगह पर हम ये कर देंगे, ऐसे कर, तो हम यहाँ से, यानी कि इस एफ के जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 6 मेल हो जाएगा। अब 6 मेल कर दीजिए तो इसका 8 और 6 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 14 मेल। अब ये 8 और 6 मिलाकर के ऊपर में 14 मेल हो जाएंगे। तो अब आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि 14 मेल एक काम को 9 दिनों में करते हैं, तो एक मेल कितने दिन में करेगा, तो 14 मेल गुना 9, और 12 मेल का पूछ रहा है तो 12 मेल आप कर दीजिए, एम काट दीजिए। अब यहाँ से इसको भी काट दीजिए आप, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब यहाँ से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी कि 21/2 दिनों में करेगा, 21/2 दिनों में करेगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि cot थीटा बराबर है 1/√3 के, cot थीटा बराबर है 1/√3 के, जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा है। मैं यहाँ क्वेश्चन पर आपको
थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। cot थीटा बराबर क्वेश्चन में कहता है 1/√3 के, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या देता है, cot थीटा बराबर 1/√3 के। किसका मतलब हुआ कि थीटा की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ cot 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। cot 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। cot 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर cot थीटा का मान इतना दिया हुआ, अब हमें तो यहाँ पूछ रहा है cos 2 थीटा का मान, तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 60 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 आया। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पर थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। चूंकि आप देख सकते हैं कि थीटा का मान यहाँ कितना आया, सिंपली मैंने कहा आपको थीटा का मान 60 डिग्री आया, तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री पुट करेंगे तभी तो ये क्या हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हो जाएगा cos 120 डिग्री। अब सवाल है कि cos 120 डिग्री का मान कितना हो, ये हमें समझना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि cos 120 जो होता है, cos का एक रिलेशन होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। cos 90 डिग्री और प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। अब देखिए ये 90 प्लस थीटा का मतलब है कि ये चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। चतुर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी हो रही है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये क्वाड्रेंट है, अब यहाँ पर क्या होता है कि साइन कॉस सेक जितने भी साइन से लेकर के कॉट तक सबके सब पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का मान तो ये होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब सवाल ये था, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा चौथे क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव हो। मतलब कहने का है कि पहले वाले चतुर्थांश में पहला वाला जो क्वाड्रेंट होगा उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और दूसरे वाले में साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और तीसरे वाले में यानी कि ये तीसरा जो होगा इसमें आपको टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और चौथा जो होगा यहाँ पर इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हो। तो अब कहने का मतलब हो गया कि आपको क्या दिखता है, यहाँ से यहाँ तक का मान 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 मिलके क्या हो जाएगा, 180। तो मतलब क्या है कि cos 120 का मतलब हो गया कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, ये दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से आगे बढ़ गया। देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो आपको पता है कि cos का मान निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है कि कितना डिग्री ये आगे बढ़ा, 90 डिग्री है, यहाँ से ये 30 डिग्री आगे बढ़ा, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये 90 प्लस 30 रखते तभी जाकर के ये 120 डिग्री हो सकता था। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना था, हम ऐसे लिख सकते थे 90 प्लस 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। cos 120 ही का तो मान पूछा जा रहा, तो ये क्या देता हमारा, साइन 30 डिग्री का मान होता है, हमारा साइन 30 डिग्री आता है यहाँ पर। तो आपको पता है कि साइन 30 का मान होता क्या, अगर हम अभी छोड़ दीजिए आपकी ये नेगेटिव में, अभी आप पॉजिटिवली बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो हम कहेंगे कि माइनस में लगा हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि इसके मान के अनुसार हमने बदला है। तो अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि cos 120 डिग्री का मान माइनस में आएगा 1/2, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आपके मन में एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी रहती, तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर इस चीज को समझाया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए cos 120 डिग्री का मान तो हमें क्या निकल के आ रहा है, -1/2। तो ये -1/2 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये जो होगा आपका केस ये उल्टा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट,
करना क्या है कि आपको यहाँ पर ये ऐसे कर देना है। तो अब आप देखिए 2 एकम 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा। और एक में अगर आधा घाम मतलब एक में आधा को माइनस करेंगे तो आधा ही देगा। तो आधा में क्या हो जाएगा कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये दोनों काट देना है, 3 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1 माइनस कॉस 1 120 डिग्री, 1 प्लस कॉस 120 डिग्री का मान कितना आया यहाँ पर, 3 आया। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, जो यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहता है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात उसके बाद c प्लस a अनुपात बराबर है कुछ 6:7:8 के। तो आपको क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 के। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि c का मान कितना होगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो आपका गिवन है। अब आपको बताना है कि c का मान कितना होगा। इसके लिए बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम क्या देखते हैं कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, इसको इन सबको जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a कितना दिखता है 2, तो आप कह दीजिएगा 2a हो जाएगा। यहाँ b कितना दिखता है b, तो उसी तरीके से c भी 2 दिखता है। अब आप क्या करेंगे, इन सबको x मान लेंगे, 6x 7x 8x। तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हम इसी को मान लेंगे कि 6x है। और ये आपका, चूंकि यहाँ छोड़ दीजिए, अभी मैं चेंज नहीं करता हूं, मैं सीधे इसको 6 7 8 में ही रखता हूं जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि मैंने सबको जोड़ दिया है तो मैं इसको 6x मान लूंगा, 7x मान लूंगा, 8x मान लूंगा। तो यहाँ पर क्या दे देगा, 8 7 15 और 15 6 21, 21x हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि a b और c, a b और c यहाँ पर रह जाएगा और 21x रह जाएगा। अब आपको पता है प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 14 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 14 रख दीजिए तो 14 दूना 28 हो जाएगा। तो 28 जब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो आपको x का मान कितना निकल के आएगा, सॉरी 28, ये वाला यहाँ तक का मान कितना आ गया 28, और यहाँ पर आपने 21 रख दिया। अब आप इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 से 21, 7 चौके 28। अब आपको c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, c बराबर लिख दीजिए। अब देखिए c का मान निकालने के लिए आपने पूरा x तो निकाल लिया, x के मान तो निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, आपको टोटल के मान में a प्लस बी का मान घटा देना है। आपको a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया गया है 14, और a प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है 6, यानी 6 नहीं बल्कि 6x आप कहेंगे आप। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 14 में से 6x को माइनस कर देंगे। तो 6x का मतलब होगा कि x का मान है कितना 4/3, तो 4/3 यहाँ रख दीजिए। क्योंकि 6x रखना होगा हमें तो हम यहाँ से इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि c का मान कितना आया आपका निकल के 6 आया। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कुछ कि सेब की कीमत में 15% की कमी हो जाती है। सेब की कीमत में 15% की कमी हो जाने से एक आदमी 240 रुपए में 2 kg सेब ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो सेब की नई कीमत क्या होगी, सेब की नई कीमत आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि सेब की कीमत क्या है, 240 रुपए टोटल। अब कोई आदमी उसमें 15% की कमी हो जाने से 2 kg सेब ज्यादा खरीदता है, यानी रुपए तो वही रहते हैं, रुपए तो बढ़ता नहीं, बल्कि कीमत कम हो गया तो उतने ही रुपए में वो 2 kg ज्यादा सेब खरीद पा रहा है। मतलब आप ऐसे है, मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं, आप 500 रुपये लेके जाते हैं और आपको अचानक से ये पता चला कि 500 रुपये में ही अब आपको 5 kg सेब 5 kg सामान ज्यादा मिल रहा है। तो रुपये तो आपके पास उतने ही है, लेकिन सामान तो आपको तो फायदा हो गया। और फायदा कब होगा, जब उसी 500 में कीमत घटा दी जाएगी। तो उसी घटे हुए कीमत पर ही तो आप उतना सामान यानी 5 kg सामान ज्यादा खरीद पाए। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन में साफ साफ देता है कि 240 रुपए में खरीदता है और उसकी कीमत में कितने की कमी हो जाती है, 15%। तो उसी 15% की कमी होने की वजह से वो उतने ही रुपए में यानी 240 में 2 kg ज्यादा खरीदता है। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ देख लीजिए 240 रुपए में कितने की कमी आई,
15% की कमी आई है। तो 240 का 15% कितना होगा आप देख सकते हैं। यहाँ से काट दीजिए इसको, 1 0 ये काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 12, तो आपका आता है 36 रुपया। यानी कहने का मतलब 240 रुपए में कितने की कमी आई है? 36 रुपए की कमी। अब वही 36 रुपए की जो कमी आई है वो किसके बराबर है? वो 2 केजी जो सेब ज्यादा खरीदता है उसके बराबर। तो सीधा सिंपल सी बात है कि नई कीमत क्या होगी? नई कीमत होगी 36 को आप 2 से भाग लगा दीजिए तो आपका 18 रुपए प्रति केजी कीमत आ गई, नई कीमत। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश। मैं फिर भी दोबारा से रिपीट करूं, कहता है कि 240 रुपए में खरीदता है और कीमत में 15% की कमी होने से वो 2 केजी सेब ज्यादा खरीदता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि 240 रुपए में का 15% होगा कितना? 36 रुपया होगा, जैसा कि मैंने आपको निकाला है यहाँ पर। तो अब ध्यान में देने वाली बात थी कि उसी 36 रुपये में कमी हो गई तो उतने उसी रेट में वो 2 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो सिंपल सी बात थी कि अब नई कीमत क्या हो जाएगी? उस 36 को आप 2 से भाग लगा दीजिए तो आपका फाइनली निकल के आ जाएगा 18 रुपये प्रति केजी, नई कीमत आ जाएगी। यही आपका आंसर है। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। कहता है कि दो ट्रेन जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। यानी कि कोई ट्रेन ऐसे जा रही है और कोई दूसरी ट्रेन उसके तरफ आ रही है, ठीक है। और एक स्टेशन से, यानी कि कोई एक स्टेशन है जिससे 110 किलोमीटर यानी 110 किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेन आपस में मिलती हैं। तो कहता है दोनों ट्रेन की, यानी दोनों ट्रेन जो है उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो बहुत इजीली है, हम लोग समझेंगे यहाँ पर इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बनाते हैं, मान लीजिए कि 2 स्टेशन, हमने कहा कि 2 स्टेशन है ए और बी। अब इधर से भी कोई ट्रेन चल रही है और सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि इस पूरे दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। अब कोई ट्रेन इधर से चलती है और दूसरी ट्रेन इधर से चलती है। अब मान लीजिए कि जो ट्रेन इधर से जा रही है वो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम दे देंगे यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन जो इधर से मतलब इधर की तरफ आ रही है उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि यहाँ से ये ट्रेन चली और यहाँ से ये ट्रेन चली, मान लीजिए कि 110 किलोमीटर की दूरी पर। अब ये कहाँ पर है ये नहीं पता है। 110 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक स्टेशन है, कोई सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई एक स्टेशन, क्वेश्चन जैसा कि यही दिख रहा है, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलती है। अब स्टेशन कहीं पर भी है उससे 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का मिलान होता है, यानी कि दोनों फेस टू फेस आते हैं। तो अब कहता है कि दोनों के चालों का अनुपात क्या हो। अब एक बात बताइए, यहां से जो ट्रेन चली थी जितने समय में वो 110 किलोमीटर पहुंचती है उतने ही समय में ये ट्रेन भी तो इधर से चली होगी, तो दोनों का उतने ही दे, यानी कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि समय सेम है, यानी समय में अंतर नहीं आया। जितने समय में ये वाली ट्रेन यहाँ पहुंचती है उतने ही समय में इधर वाली ट्रेन यहाँ पहुंचती है। तो एक बात बताइए, इधर वाली ट्रेन जो चली वो तो 110 किलोमीटर यानी कि वो ज्यादा चली, और इधर वाली ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर चली होगी। अब और दोनों ने कितना समय लिया? दोनों ने मान लीजिए कि टी समय लिया। अब हमें पता है कि पहली ट्रेन जो होगी इधर से जो चली होगी वो कितनी दूरी तय करती है? 110 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन का अगर हम मान लेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो पहली ट्रेन का चाल कितना है? x, और उसने कितना समय लिया है? t, तो उसमें वो 110 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब दूसरी ट्रेन का चाल कितना है? y, और उसने भी t समय ही लिया है, क्योंकि दोनों का समय तो सेम ही है ना, दोनों एक ही समय पर चली है। तो एक ही समय में जब यहाँ पहुंची और वो वहां से यहाँ पहुंची तो दोनों ही स्थिति में जो टाइम जो है वो तो सेम टू सेम लिया गया, टाइम में तो कोई अंतर है नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि दूसरी ट्रेन इतने ही देर में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी चाल गुने समय बराबर दूरी, फिर चाल गुने समय बराबर दूरी, ये पहली ट्रेन का ये दूसरी ट्रेन का। अब यहां से हम दोनों ट्रेन का चाल का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले वाला ट्रेन का चाल क्या है? एक्स टी, और दूसरे वाले ट्रेन का कितना है? y इंटू टी बराबर पहले वाले ट्रेन कितनी दूरी तय करती है? 110, और दूसरे वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करती है? 90। काट दीजिए, यहाँ टी भी कट जाएगा, तब आपको फाइनली क्या मिलता है? x बटा वाई बराबर 11/9। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले वाले ट्रेन और दूसरे वाले ट्रेन के जो चालों का अनुपात है वो 11/9 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी बात।
अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7 का पावर 95 है और क्वेश्चन में देता है कि 3 का पावर 58 है। अब कहता है कि इनको सॉल्व करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा होगा, तो आपको करना है बहुत आसानी से। आप इस क्वेश्चन को समझिए कि हालांकि इसके लिए मैंने एक स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, इकाई स्थान कैसे निकालें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी इकाई स्थानीय यानी कि यूनिट प्लेस के बारे में आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी डिटेल में काफी मतलब सिस्टमेटिक ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इकाई स्थान कैसे निकाला जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर पावर होता है ना, उसको हमेशा 4 से भाग लगाया जाता है। अब 4 से ही क्यों लगाते हैं ये भी मैंने उस अपने वीडियो में बताया है, इकाई स्थान वाले में। उसमें आप लोग जा करके अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें क्वेश्चन का एनालिसिस कराना होता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ये जो पावर है इसको आपको 4 से भाग लगाना। तो आप करने क्या, सिर्फ इसी में नहीं, कोई भी पावर हो उसको ऑलवेज 4 से। और 4 से क्यों होता है, क्योंकि जो संख्या पहले स्थान पर होती है ना, वो आप अपनी रिपीटेशन करती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे मैं शॉर्ट के लिए आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 का केस मैं ले रहा हूँ, 2 2 दूना 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जब मैंने पावर 1 रखा था तो यहाँ 2 आया था, और जब 5वें पावर में गया तो 2, यानी 4 स्थान के बाद, यानी कि 1 2 3 4 4 स्थान के बाद जो संख्या यहाँ पर थी उसकी पुनरावृत्ति। इसी तरीके से फिर से जब आप 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो फिर जो संख्या शुरू में थी वो मतलब इस पोजीशन पर चौथे स्थान पर आकर के फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगी। तो इसीलिए हम किसी भी संख्या को जो पावर होता है, घात होता है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि 95 था, तो 95 को आप 4 से भाग लगाइए तो आप देख सकते हैं 4 दूना 8, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका मतलब होगा कि 7 का पावर 3। अब यहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं 3 का पावर, अब आप वर्बली भी कर सकते हैं 58। तो 14 चौके 56 होता है। 58 को जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 56 होगा। तो यहाँ से कितना शेष बचेगा, 2। जो शेष बचता है ना, उसी को हमें यहाँ पर पावर के रूप में बैठाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा दिया। अब 58 को आप 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 2 बचेगा, तो उस शेषफल को यहाँ लगा देना है। अब आप देखिए यहाँ पर 7 का पावर 3, तो 7 को 3 बार गुना करने पर क्या आता है आपको, 343 आता है, और 3 को 2 बार गुना करने पर 9 आता है। अब आपसे पूछा यही जा रहा है ना कि इकाई स्थान पर क्या होगा, तो 343 में 9 को माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, ये 334 सॉरी। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, कि सिर्फ इकाई स्थान पूछा तो आप क्या देखते हैं कि इकाई स्थान पर आपको क्या दिखता है, 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का आंसर 4 आ जाएगा। तो क्योंकि सिर्फ हमें इकाई स्थान से ही मतलब है, क्वेश्चन यही पूछा गया है जो आपको कॉर्नर पर दिख रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आपको कॉर्नर पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, यदि किसी सिग्नल पर, कोई एक सिग्नल है, उस पर 3 प्रकार की बत्तियां हैं जो कि 40 सेकेंड, 60 सेकेंड और 180 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। ठीक है, अब कहता है यदि वे पहली बार इकट्ठे, यानी यदि वे पहली बार 8:30 बजे इकट्ठे जली हों, तो कहता है अगली बार कब पुनः हुए इकट्ठे जलेंगे, यानी दोबारा से कब इकट्ठे जलेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत आसान तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा ही इजी वे में आप इसको समझेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, कहता है कि 3 बत्तियां हैं जो कि 40 सेकेंड, 60 सेकेंड और 180 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं, तीनों बत्तियां जो सिग्नल पर दिया गया है। अब कहता है कि शुरुआत में वो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं 8 बज के कितना मिनट देता है, वो 8:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे एक साथ जली थी, 8:30 बजे एक साथ जली थी। तो कहता है कि दोबारा से वो कब एक साथ जलेंगे, तो दोबारा से कब जलेंगी आपको क्वेश्चन में इजीली, तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, 8:30 बजे तो वो एक साथ जली थी। अब कहता है कि अब दोबारा कब इकट्ठे जलेंगे, तो आपको करना क्या है कि 40, 60 और 180 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिखती है आपको, 40, 60 और 180 में 180। अब 180 अगर होती तो क्या 180 40 से कट सकती थी, नहीं, 60 से कट सकती थी, इससे कट सकती थी, इससे नहीं कट। तो जरूरी है कि जब भी आप एलसीएम की बात करें तो दी गई सारी संख्याओं से वो कटनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 180 का अगर हम दोगुना कर दें, 180 का दोगुना कर दें
यानी कि 360। तो 360 अगर हम कर दें तो 360 से ये 40 नमा 360, 9 चौके 36, अच्छा 6 के 36, 180 दूना 360। तो हम कहेंगे कि 360 सेकेंड हमारा एलसीएम आया, इसका एलसीएम है। अब 360 सेकेंड बराबर होता है स्टूडेंट 6 मिनट। 6 मिनट के आपको पता है कि 60 सेकेंड जो होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। तो क्लियर है कि 360 सेकेंड 6 मिनट के बराबर होगा। तो अब कहता है कि तीनों बत्तियां, यानी पहली, दूसरी और तीसरी की तीनों बत्तियां अब पुनः कब एक साथ जलेंगी? 6 मिनट के बाद जलेंगे। अब 6 मिनट के बाद जलेंगे, शुरुआत में वो कब जल चुकी थी? 8:30 बजे। तो जाहिर सी बात है कि 6 मिनट के बाद दोबारा जलेंगे। तो आपको करना क्या है कि 8 साढ़े 8 में 6 मिनट आपको ऐड कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8:36। 8:36 पर दोबारा से वो दोनों के दोनों एक साथ जलेंगे। सॉरी, दोनों नहीं बल्कि तीनों बत्तियां एक साथ जलेंगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा 8:36 पर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आज हम लोगों ने देखा कि 10 जनवरी 2021 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालिसिस किया। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मे भी हो सकता है कि डिजिट का कोई डिफरेंस हो सकता है, बट ऑल लैंग्वेज सेम टू सेम है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चन में कहा, मान लीजिए कि 40 सेकंड का, तो हो सकता है कि उसके जगह पर 50 सेकंड हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमें डायरेक्ट तो आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, क्वेश्चन तो ऐसा होता नहीं कि आप क्वेश्चन स्टूडेंट लेकर के बाहर आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डिजिट का डिफरेंस हो सकता है, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये समझेंगे क्वेश्चन सेम था, सिर्फ डिजिट का अंतर, बस ये समझें। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन कराए गए, अभी लास्ट के क्वेश्चन कराए हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब हमें क्वेश्चन भेजा था तो उसमें 8:20 लिखा हुआ था, और कई स्टूडेंट्स ने भेजा कि 8:30 लिखा हुआ था। तो मैंने जो 8:30 बताया उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का 8:30 ही था और कुछ स्टूडेंट्स का 8:20 था। तो मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि हम लोग 8:30 पर ही बना देते हैं। आप सपोज कर लीजिए अगर 8:20 पर ही होता तो उसमें 6 मिनट ऐड करते थे तो 8:26 हो जाता, और अब चूंकि 8:30 पर किया तो उसमें 8:36, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आप जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। और जाने से पहले, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बराबर बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।